हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने कुछ फसलों पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अलसी के बारे में, जिसे हम लाइन सीड भी कहते हैं और जिसे हम फ्लेक्स भी कहते हैं। तो इस पर हम आज की क्लास में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्रॉप काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और ये क्लास आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट में जरूर करके बताएं, कमेंट करके बताएं। और आपको क्लास के अंत में बताया जाएगा कि आपको नोट्स, पुराने पेपर, गेस पेपर की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अलसी के सामान्य इंट्रोडक्शन की। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है आपके, वो होता है लाइनम यूसीटेटिसमम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसको हम लाइन सीड भी कहते हैं, फ्लेक्स भी इसको हम कहते हैं। इसका जो फैमिली होती है अलसी की, वो होती है लाइनेसिस की फैमिली होती है। ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है उसको ओरिजिन माना गया है। पोलिनेशन की बात करें तो इसमें मुख्यतः मेनली जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है यानी स्वपरागण इसमें पाया जाता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n बराबर 30। और यदि हम इसकी और सामान्य बात करें कि इसके पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, तो इसके पुष्प क्रम को हम कहते हैं रेसिम, इसके पुष्प क्रम को हम कहते हैं रेसिम। और यदि हम बात करें इसके फल को क्या कहते हैं, फल को हम कहते हैं सीड बॉल, यानी कि हम इसको फल को कहते हैं सीड बॉल कहते हैं। तो ये भी दोनों बातें आपको याद रखनी है कि जो पुष्पक्रम होता है वो तो रेशम प्रकार का होता है और जो फल होता है वो सीड बॉल उसे हम कहते हैं। और इसकी यदि बात करें कि अलसी कौन सा पौधा है, तो अलसी एक तिलहनी फसल है और रबी की प्रमुख फसल है, यानी कि महत्वपूर्ण रबी की तिलहनी फसल है। ये भी आपको याद रखना है कि अलसी से जो तिलहनी मतलब तेल प्राप्त करने के लिए इसको उगाया जाता है या तिलहनी फसल है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यानी कि अलसी के बीजों का जो उपयोग होता है मेनली वो तेल उत्पादन के लिए आता है, तेल इससे प्राप्त किया जाता है। यदि हम बात करें इसकी उत्पत्ति और भौगोलिक वितरण की, तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। और इसकी जो भारत अलसी उत्पादन करने का प्रमुख देशों में से एक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रथम स्थान पर है। प्रमुख जो देश है उनमें से विश्व में भारत भी एक अपना स्थान रखता है, प्रमुख देशों में से एक है। यदि हम बात करें राज्यों की, यानी भारत में प्रमुख अलसी के उत्पादक के राज्यों की बात करते हैं, तो उनमें आता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यानी इन राज्यों में अलसी की मुख्यतः खेती की जाती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो मुख्यतः तिलहनी फसल है, तेल प्राप्त करने के लिए इसको उगाया जाता है। यानी कि जितनी भी जो तिलहनी फसलें होती है उनका मुख्य इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो तेल उत्पादन होता है। दलहनी फसलें जितनी भी होती है उनका यदि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रोटीन उत्पादन के लिए होती है, यानी प्रोटीन के लिए उसको उगाया जाता है। और यदि अनाजों वाली फसलों की हम बात करें तो उनका जो खाद्यान्न फसलों में जो उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये होता है। अलसी में तेल की मात्रा जो होती है, बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 36% तेल की मात्रा होती है, यानी 36% तेल पाया जाता है अलसी के बीजों में। अलसी का जो तेल है वो पेंट, वार्निश, प्रिंटिंग इंक और साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। अलसी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है कि एक तो पेंट हो गया, जैसे हम जो हम पेंट करते हैं ना दीवारों पर, मकानों पर जो पेंट करते हैं, वार्निश हो गया, प्रिंटिंग जो इंक होती है, प्रिंटिंग मशीन होती है ना प्रिंटर, उसमें जो इंक काम में ली जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में भी अलसी के बीजों के तेल की का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही अलसी के जो बीज होते हैं उनका औषधीय गुणों में भी भरपूर होते हैं, यानी कि औषधीय गुण भी अच्छे खासे अलसी के बीजों में पाए जाते हैं। अलसी की जो खली होती है वो पशु चारे के रूप में उपयोगी होती है, यानी कि जो अलसी के जो बीजों से जो तेल निकालने के बाद जो खल बचती है ना, जो खली होती है उसका जो प्रयोग करते हैं हम पशुओं को देने के, यानी पशुओं को चारे के रूप में या पशुओं को वो खिलाते हैं, उससे पशुओं को भी तेल की भी पूर्ति होती है और उसको जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी आपूर्ति होती है, यानी कि उनको भी, पशुओं को भी हम खिलाते हैं। सामान्य सी बात आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं सॉइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, यानी कि सॉइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। सामान्य सी इसकी जो मृदा होती है वो अच्छी जल निकासी वाली दोमट से काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। और सामान्यतः इसका पीएच जो होता है मृदा का वो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। अगर जलवायु की बात करें, सामान्य से रब्बी की फसल है, सर्दियों में बुआई की जाती है, तो ठंडी और शुष्क जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है।
जल भराव की इस स्थिति में जो फसल के लिए हानिकारक होती है, जल भराव की व्यवस्था आपके नहीं होनी चाहिए। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल भरा न रहे और उससे अलसी के पौधे को किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो या क्षति ना पहुँचे। पीएच 6 से 7.5 तक होना चाहिए। अलसी की जो जलवायु ठंडी और शुष्क जलवायु उपयोगी होती है। पीएच जो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो तापमान है, मृदा है या जो जलवायु की बात करें वो सभी में कॉमनली याद करनी है। आपको याद क्या करना है, एक तो उसका इंट्रोडक्शन याद करना है, दूसरा इसका इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस होता है वो याद रखना है। तिलहनी फसलों में रोग जो होते हैं या तिलहनी फसलों में जो रोग होते हैं सभी में एक जैसे होते हैं, रोगों को ज्यादा लफड़ा नहीं होता, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। मेनली आपको वेराइटियों का याद करना होता है, जो बीज दर होती है वो मुख्यतः याद करनी होती है, और इसके साथ ही जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपको मेनली याद करना होता है। बाकी आप कॉमनली याद कर सकते हैं या रोग और कीटों को आप थोड़ा अलग से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अधिक वर्षा फसल के लिए हानिकारक होती है, यानी ज्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रमुख किस्मों की, यानी कि आपके जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक तो आता है बड़े क्वेश्चन में, जैसे कि आता है कि एलसी के बारे में निम्न बिंदुओं पर लिखिए, तो उनमें आता है इंट्रोडक्शन हो गया, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो गया, कीटों के बारे में, बीज दर के बारे में, या उसमें किस 5 किस्मों के बारे में। तो कम से कम आपको किसी भी फसल है, कोई भी फसल है, उसकी 5 या 5 से 6 वेराइटी आपको याद होनी चाहिए। तो इनमें आती है गरिमा, गौरव, चंबल, लक्ष्मी 27, शिखा, हीरा, नीलम, जिसे हम बी 62 भी कहते हैं, और जवाहर, ये इसकी मुख्यतः किस्में होती है। यदि हम बात करें रेशा और तेल उत्पादन के लिए किस्में, तो उनमें आती है डीपीएल 21, आल एल से के आल सी एल सी के 152, आरएल 993, ये इसकी मुख्यतः वेराइटियां होती है। तो आपको मुख्यतः याद रखनी है गरिमा, गौरव, चंबल, लक्ष्मी 27 और सिक्का, हीरा, नीलम, जवाहर, ये मुख्यतः ऊपर वाली जो किस्म है वो आपको याद करनी है। अब हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात है जो कल्चरल प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो इसमें सामान्यतः खेत की तैयारी सभी में सेम की जाती है। सामान्यतः 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाता है, उसका समतलीकरण कर दिया जाता है। बुआई का जो समय होता है, रबी की फसल है इसलिए इसका बुआई का जो उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है। और सीड रेट जो होती है, यदि आप लाइन से बुआई कर रहे हैं, यानी कि आपको एवरेज तो आपको याद रखनी है 20 से 25 या 20 से 30, ऑप्शन में जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से आपको सही करना है। लेकिन एग्जिट की बात करें, यानी एग्जिट हम बात करें, तो उसमें जो लाइन से यदि हम बुआई कर रहे हैं तो आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और यदि हम छिड़कवा विधि से हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 30 किलो प्रति जो हेक्टेयर के लिए आवश्यक होता है, यानी छिड़काव बुआई के लिए 30 किलो प्रति हेक्टेयर जो बीज होता है उसकी आवश्यकता होती है। दूरी की बात करें तो कतार से जो कतार की दूरी है वो हमें 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से जो पौधे की दूरी है वो हमें 5 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो 40:20:0 एनपीके देना चाहिए, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 40 किलोग्राम दी जाती है, फास्फोरस इसमें 20 किलोग्राम दिया जाता है, पोटाश इसमें यदि आवश्यकता हो तो देना चाहिए वरना नहीं देना चाहिए। किसी भी फसल में यदि पोटाश की आवश्यकता पड़े या आपकी मृदा में पोटाश की आवश्यकता है, कमी है, तो आप पोटाश देना चाहिए वरना नहीं देना चाहिए। फास्फोरस और नाइट्रोजन जरूरी होता है। इरिगेशन की बात करें तो सामान्यतः इसमें 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त होती है। कब-कब करनी चाहिए? शाखा बनते समय और फूल आते समय, यानी कि जब इसमें शाखा बन रही हो ऐसे, तब इसमें आपको सिंचाई करनी होती है, और जब फूल आ रहे होते हैं तब आपको इसमें सिंचाई करनी होती है। अब हम बात करते हैं प्रमुख कीटों की, यानी मेजर इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें एक प्रमुख जो महत्वपूर्ण है, यदि आपको कीट याद रखना है तो वो याद रखना है आपको बर्ड फ्लाई, इसमें मुख्यतः याद रखना है। जो कि डिसिनियोरा लीनी के कारण होता है, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं कि जो फूल की कलियां होती हैं उनमें लार्वा पाया जाता है। क्षति क्या पहुंचाते हैं, यानी किसको डैमेज करते हैं, जो कलियां निकलती है ना, नई नई कलियां, और दाने जो बनते हैं उनको, दाने नहीं बनते हैं, जो कलियां होती है उनको ये लार्वा जो होता है वो नुकसान पहुंचाता है, उन कलियों को नष्ट कर देता है, जिससे दाना नहीं बनता है, दाना भी कम बनता है, जिससे उपज में भी हानि होती है और पौधा अच्छी ग्रोथ भी नहीं कर पाता है। नियंत्रण के लिए आप डाइमेथोइट 2 एमएल प्रति लीटर के साथ छिड़काव कर सकते हैं डाइमेथोइट का। और यदि हम बात करें दूसरा कौन सा कीट है तो वो आता है माहू। माहू का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एपिस गोसिपी, इसका बॉटनिकल नेम होता है। माहू का मुख्य कार्य होता है ये पत्तियों से रस चूसता है, यानी कि गेहूं में भी माहू लगता है, आपने देखा होगा जौ में भी माहू लगता है। माहू यदि आपको कहीं पे भी लिखे, यानी कि कीट यदि माहू कीट यदि कहीं पे भी दिखे तो उसका सामान्य लक्षण होता है वो पत्तियों से रस चूसता है।
और यदि हम इसके बात करें क्षति की, तो पौधे को कमज़ोर हो जाते हैं, इन पौधे को ये कमज़ोर करता है क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो रस होते हैं पत्तियों से, वो ये चूस लेता है। जो नियंत्रण के लिए आपको सामान्य से इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml प्रति लीटर से छिड़काव करना होता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख रोगों की, तो प्रमुख रोग इसमें एक ही होता है, अलसी का जंग रोग, जो कि मेलाम्पियोसोरा लीनी के कारण ये रोग होता है। और इसमें क्या होता है, पत्तियों पर नारंगी रंग के जो धब्बे होते हैं वो बन जाते हैं, यानी पत्तियों पर नारंगी रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, पत्तियां जो अच्छे से अपना पोषण प्राप्त नहीं कर पाती है और प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है, जिससे भोजन नहीं बना पाती है। नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपको जो जंग रोग है अलसी का, उसको नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। यदि हम बात करें इसके उपज की, तो उपज के लिए आपको औसतन उपज की जो होती है वो 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और यदि आप उन्नत किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी खासी वैरायटियों का प्रयोग कर रहे हैं, सिंचाई भी समय पर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का रोग और कीट आपकी फसल को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो आपके जो उत्पादन होता है वो 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी संभव हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो ये आज की जो हमारी फसल थी अलसी, जिसे हम लायन सीड भी कहते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको गेस पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह जो उनकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, उसके लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।